नमस्कार दर्शकों, मैं विनोद जूनियर सी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कई फूल एक माली। आपने पिक्चर नाम सुना होगा, एक फूल दो माली, लेकिन आज हम इसलिए बात कर रहे हैं एक फूल कई माली की। इस पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे भी इसका माजरा क्या है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ राजनीतिकरण पर, कुछ कैरियर के बारे में और कुछ सामाजिक बारे में। हमारे साथ इसमें डॉक्टर राहुल राज मौजूद हैं, मिल्टन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन। राहुल राज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सीटीवी की टीम को। राहुल राज जी, सबसे पहले तो हम आपकी करियर की शुरुआत करेंगे कि ये सफ़र जो आपका तय हुआ यहाँ तक स्कूल का, ये कैसे शुरू हुआ? क्या शुरुआत में ही स्कूल लाइन में जाना चाहते थे या कोई बैकग्राउंड रहा आपका बड़ा ऐसे? मैं आपको बता दूं, मिल्टन पब्लिक स्कूल की स्थापना स्वर्गीय शिक्षा मनीषी श्री राजमा कोसे जी द्वारा की गई थी, चित्रा राज जी द्वारा, जो हमारे पूज्य पिताजी थे। और उनका एक उद्देश्य था कि हम किसी भी तरह से गुणवत्ता की शिक्षा आम जनता तक पहुंचा सकें और उसमें कहीं भी कोई शिक्षा से प्रभावित ना हो। कोई ऐसा ना हो कि सुविधा के कारण या आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से अलग हो रहा है। तो उस उद्देश्य से कि पहले बड़े बड़े स्कूल होते थे, कुछ स्कूल लिमिटेड होते थे। आज स्कूल को हमारे 47 साल हो। 47 साल पहले का एजुकेशन सिस्टम जो था, बहुत कम स्कूल होते थे, तो एडमिशन नहीं मिलते, लोगों को परेशान होते थे। तो उनका निर्णय था, ये जो माता जी हैं वो भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई थी, राष्ट्र कवित्री रही हैं। तो उनका उद्देश्य था दोनों का कि एक ऐसा संस्था स्थापित करें जो आगे तक बच्चों के भविष्य के निर्माण करे और देश के कर्णधार बने बच्चे ऐसे तैयार करें। मतलब ये पारिवारिक रहा आपका? हाँ, पारिवारिक। 1900, अगर आप 47 साल की अगर बात करें, 47 साल पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल रहे होंगे सारे। एक जीआईसी का दबदबा हुआ करता था। राजकीय इंटर कॉलेज दबदबा था और मैं राजकीय इंटर कॉलेज का ही पूर्व छात्र भी रहा हूँ। और राजकीय इंटर कॉलेज में उस समय आप सोचिए कि एडमिशन लेना बड़ा सक्रिय कार्य होता था, बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत जगह से लिखवाना पड़ता था, बड़ी अप्रोच होती थी जब एडमिशन होता था। हाँ। तो उस दौर से लेके आज के इस दौर तक स्कूलों में परिवर्तन आया, लोगों के सोच में परिवर्तन आया। सीबीएसई बोर्ड का जब से एकदम प्रारूप आया लोगों के सामने, पहले 2-4 स्कूल हुआ करते थे, अब उसके बाद आज आगरा में ही कम से कम 150 स्कूल सीबीएसई के हैं। तो लोगों में परिवर्तन आया, उसके स्टेट बोर्ड खत्म होने लगा, धीरे करके सीबीएसई डेवलप होने लगा। तो ये बहुत सारे बिंदु, क्योंकि डेवलपमेंट को लेके, केयर टेकिंग को लेके सीबीएसई बहुत सक्रिय रहा शुरू से, इसलिए चेंजेस आए। क्या पैटर्न मैच करता है? सीबीएसई आप चला रहे हैं जी, और जीआईसी में आप पढ़ चुके हैं। देखिए सीबीएसई स्कूल में एक एक चीज़ पे डिबेट होती है, एक एक चीज़ का सिस्टम है, सिस्टम से सब चीज़ें चलती हैं। हर जगह का प्रोफाइल अपडेट है, सब कुछ है। टीचर्स की क्वालिटी को अपडेट किया जाता है। यूपी बोर्ड में भी स्टेट क्वालिटी में टेस्ट के थ्रू टीचर आते हैं। लेकिन जो एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट जो स्कूल देखता है, जो जैसे हम लोग स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ऑब्जर्वेशन रहता है कि एक व्यक्ति कब क्या कर रहा था, आज क्या कर रहा है। सरकारी विभाग में क्या, जब तक कोई प्रिंसिपल उसको समझ पाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है उसका, या टीचर जब तक उस माहौल को समझ पाता है, कुछ करना चाहता है, या सरकारी स्कूलों को डेवलप करने के लिए कोई जिलाधिकारी आते हैं या कमीशन लेवल का कोई व्यक्ति करना चाहता है उससे, या बीएससी को अच्छा आता है, जब तक वो सुधार कर पाता है तो ट्रांसफ़र हो जाता है उसका। मैं जीआईसी और सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा मैं हूँ। जीआईसी का स्तर, क्या मेल खाता है? जीआईसी का जब तक हम पढ़े स्तर बहुत अच्छा मेंटेन रहा, सब कुछ रहा। आज भी पता नहीं क्या चल रहा है जीआईसी का, लेकिन लोगों का रुझान खत्म हो गया है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में देखिए फैसिलिटीज़ को लेके डेवलपमेंट ज़्यादा है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की सब फैसिलिटीज़ स्कूलों में हैं, चाहे स्केटिंग की हो, चाहे आपके क्रिकेट पिच की हो, चाहे फुटबॉल गेम, कोई भी गेम हो, कोई गेम छूटा नहीं है। फिर उसके बाद आपकी आईटी लैब्स डेवलप है। उसके बाद आपको कहीं पर भी कोई अगर बच्चों को कंपटीशन में भेजना है तो उसके लिए प्रारूप टीचर्स अलग अलग लगे हुए हैं। मतलब बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे एक एक चीज़ पे ख्याल सीबीएसई स्कूल में रखा जाता है। लेकिन इतना आरोप भी बहुत include लगते हैं। हो रहा है। जी, आरोप भी बहुत है आप लोगों पे तो। आरोप किस तरह के रहते हैं? आरोप बहुत सारी चीज़ों के, कॉपी किताब को लेकर है, फीस बढ़ोतरी को देखिए, लेकर कॉपी है। किताब और यहाँ फीस, तक कि लोगों ने, आप मेरी एक मीटिंग चर्चा में आप भी शामिल हुए थे, मैं भी शामिल था उसमें, बहुत तीखी नोकझोंक भी हुई। अक्सर इस तरह के आवाज़ उठती रहती है। देखिए जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, किताबों का विषय है, 99% बच्चे जो पढ़ते हैं वही किताबें यूज़ करते हैं जो उनके पिछले बच्चे यूज़ करें। अब बुक्स जो चेंज होती हैं, चेंज क्यों होती हैं? कुछ ना कुछ पैटर्न सीबीएसई का भी चेंज होता है, और उसके चेंज होने पर हमें को भी बुक्स चेंज करनी पड़ती हैं। बुक्स का प्रारूप अब जो वर्ष आ रहा है अपकमिंग, एनसीईआरटी लोग फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी के बाद जो मेन कोर्स बुक हैं उनको कोई चेंज नहीं करेगा, और तो सीबीएसई को चेंज नहीं करता है। तो बाकी जीके की किताब है, ड्राइंग किताब, ये सब ख़राब हो जाती हैं, बढ़िया चेंज करनी पड़ती हैं। और पेरेंट्स को, जो एक्चुअल स्कूलों में पेरेंट बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनको कहीं पे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने विभिन्न स्कूलों से, मेरा वो संगठन है वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन नाम से,
उसकी मैंने जरिए कई स्कूलों से पता किया। पेरेंट्स को कहीं भी इक्का दुक्का शिकायतें हैं जो है, शिकायतें उन लोगों को हैं जिनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, जो अभी शादीशुदा ही नहीं है, वो संघर्ष को लेके अपनी हल्ला को बुलंद कर रहे थे। आप जो बता रहे हैं जिस घटना को, उसमें वो लोग आए, जब मैंने उनसे पूछा भाई आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो उन्हें खुद के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, खुद किताब ले आए। आम जनता के लिए उन्होंने एक उदाहरण कर दिया। आज नीट की परीक्षा का रिजल्ट सीबीएसई में मार्किंग को लेकर 5 से 6 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। एक भी संगठन जो उस समय आवाज़ उठा रहा था, एक भी संगठन आवाज़ उठाने नहीं आया। क्यों? उन्हें केवल स्कूल में किताबें दिखी, बच्चों को भविष्य के लेकर चिंतित थे वो बच्चे कहाँ से लायक हैं। एक बच्चा नीट की तैयारी करता है, उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो माँ बाप को कोचिंग करानी पड़ती है, व्यवस्था करने लाने लेने व्यवस्था करनी पड़ती है, इतना नुकसान हो रहा है, उस पर एक भी व्यक्ति नहीं बोला। केवल स्कूलों को, वित्तहीन स्कूलों खास तौर से समाज के लोग कमज़ोर कड़ी समझते हैं और अभिभावक का विश्वास केवल वित्तहीन स्कूलों पर ही है। वो जानते हैं कि मेरा बच्चा सही तरह का डेवलप हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, वित्तहीन स्कूल ही करा सकते हैं। स्कूलों में कंपटीशन बहुत है, एक दूसरे स्कूल से स्कूल आगे निकालने के लिए गुणवत्ता इतनी बढ़ाया जा रहा है स्कूल में, फीस अब नहीं बढ़ा पा रहा। फीस का मुद्दा जो था एनसीआर के स्कूलों में है, यहाँ के स्कूलों की अगर हम बात करें, फीस किसी की बहुत ज़्यादा नहीं है। जिनकी ज़्यादा है उसमें वो पेरेंट जो पढ़ा रहे हैं संतुष्ट दे रहे हैं उनको। कहीं कहीं आगरा में स्कूलों में फीस 1-1.25 लाख रुपये भी है साल की, और कहीं 20,000 रुपये में बच्चा पढ़ रहा है। मध्यम श्रेणी के एवरेजन फीस जो आगरा के वित्तहीन स्कूलों के 40-45,000 तक है, मैक्सिमम 50 से ज़्यादा नहीं है। तो उसी तरह सुविधा दी जा रही है उनको। विद ट्रांसपोर्ट है, वो भी विद ट्रांसपोर्ट है, या ट्रांसपोर्ट का अलग से हायर करते हैं, उसका अलग से पे करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट है कई जगह, बहुत सी चीज़ें हैं। 50 तक सालाना मान लीजिए। 50 से एवरेजन फीस है, इतनी महंगाई है, इतना खर्चा निकालना चाहिए इतना। तो फिर आरोप क्यों लगते रहते हैं? बार बार ये कहते हैं लोग, जो यहाँ तक कि बड़े ऐसे शब्द कहते हैं जो कहना नहीं चाहिए। लूट बताते हैं, लूट आरोप जो लगते हैं, चोरी हो रही है, ये वो लोग चोरी हो रही है। वो लोग बोलते हैं जिन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में केवल अपने आप को दिखाना है कि साहब हम बड़े समाज सेवी हैं, हम जरा लोगों की मदद करने निकले, इसकी एवज में वो दलाली कर रहे हैं। वो जाके अपने मोटिव सेट करते हैं। जहाँ तक कि विभाग के कुछ लोग मिलके उनके संग स्कूल वालों पे मेरे पे शिकायतें आई, प्रेशर बनाया कि फ़लाने पब्लिकेशन बुक आपको लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करवा दी जाएगी। तो इस तरह से वित्तहीन स्कूलों को डराया जाता है। कब तक डरेंगे हम लोग? कब तक हम अपनी बात को नहीं कहेंगे? मौका मिला, हमने कहा, खुले मन से कहा हमने, तो लोगों ने विरोध किया, सोशल मीडिया पर खूब बुरा बुरा बोला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज वो लोग कहाँ चले गए? जब मौका आया नीट पर बोलने का और क्लास 12 की पैटर्न जो अभी स्कैनिंग पैटर्न हुआ है, उस पर ओपन स्क्रीन जो चेकिंग हुई है उस पर बोलने का हुआ है, उस पर कोई बोलता नहीं दिखा मुझे सोशल मीडिया पे। और बुक्स का जिस समय सीजन आया था उस समय तो आपको पता है कि भरमार, फेसबुक पे जनार्दन भरमार, आगरा छोड़ भारतवर्ष से भरमार। तो कहाँ चले गए ये लोग? आप देख ही नहीं रहे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने तो बहुत मुकाम हासिल कर लिया। आपके 3-4 स्कूल हैं लगभग शहर के अंदर, 4 है आपके पास। अब क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं आप जिस पॉइंट को बोलना चाह रहे हैं, राजनीति से मुझे शुरू से नफरत रही है, और राजनीति में कभी भी मैं आना नहीं चाहता था, ना आने का उद्देश्य था। और अगर मैं राजनीति में आने की कोशिश करूंगा या आऊंगा तो केवल सेवा के संकल्प से आऊंगा, इसके अलावा नहीं। क्योंकि अगर पूरे समाज में से प्रबुद्ध लोग राजनीति से दूरी बना लेंगे तो समाज में बदलाव नहीं आ सकता। तो इसलिए राजनीति में अड़ियल लोग आते हैं राजनीति में, या बिल्कुल नॉर्मल लोग आते हैं? देखिए, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। अमूमन जनता ये सोचती है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, अमूमन जनता सोचती है कि भाई हमने सरकार चुनी है। लेकिन होता क्या है कि सरकार जनता नहीं चुनती है। जो पार्टी पावर में होती है वो व्यक्ति चुनती है किसको टिकट देना नहीं देना है। वो जो उसको टिकट मिल जाता है जनता उसको वोट दे देती है। तो मुख्य 4 से 5 लोग चुनते हैं सरकार को, पूरी जनता का चुनती है। स्नातक निर्वाचन खंड आगरा से आप एमएलसी के पद के लिए भी दावेदारी ठोक रहे हैं। मैंने जो कहा था कि एक फूल और कई माली, वो यहीं पे उसको दर्शाता है कि केवल एक सीट है 12 से 14 जिले के अंदर, 12 जिले के अंदर एक विधायक बनना है, और उसके लिए जो कई दावेदार हैं, इसलिए मैंने एक फूल और कई माली का शब्द यूज किया। देखिए, हमारे संग 2 स्थितियाँ हैं। एक तो हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, दूसरा जाति से हम कायस्थ हैं। कायस्थ व्यक्ति दिमाग बहुत तेज होता है। कायस्थ व्यक्ति दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन समस्या एक सबसे बड़ी है। आज तक हम लोगों ने हर पार्टी में जिसमें भी रहे 1-2% लोग आगे राजनीति में आके उभरे हैं। बाकी क्या, जैसे कि हम लोग, आप देखिए
चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करिए, चाहे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करिए, सुभाष चंद्र बोस की बात करिए, देश की राजनीति की जो शुरुआत थी वो कायस्थ समाज ने करी। आज कायस्थ समाज पूरा गायब हो चुका है राजनीति से। और मैं कायस्थ समाज की बात नहीं करता, हम जैसे प्रबुद्ध लोग, शिक्षित लोग जब भी चुनाव होते हैं तो केवल एजेंट बन के या तो कमरे के अंदर खड़े होते हैं या बाहर की बस्ती व्यवस्था संभाल रहे होते हैं। कभी पार्टी कहती थी कि साहब हमसे कोई टिकट मांगता ही नहीं है, कोई मांग ही नहीं होती, हम काय को समाज को आगे बढ़ाएं, या शिक्षित लोग आते नहीं है अपने आप। इस बार तो आपने मांगा, जब शिक्षित लोग आए आ गए तो उनको दिया नहीं गया। इस बार तो मांगा मांगा, दबाव मारा, पूरा मांगा, मेहनत करी, भागदौड़ करी। मैं पिछले 3 वर्ष से इसमें लगा हुआ हूँ। आपने दिल्ली लखनऊ एक कर दिए, नहीं भागदौड़ करी, अब सारे चौखट कटकरा दिया चौकट कटड़ाए, सब जगह पहुंच पाए, जहाँ तक नहीं पहुंच पाए बात अलग है। एक कोशिश वो करी, मुख्य द्वार तो आप पहुंच गए जहाँ जहाँ से आपको जहाँ मालूम जहाँ से था कि उम्मीद ये थी होना वहाँ तो था। संपर्क करा अपना, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करी है, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हैं और सबको पता है कि जितने भी अब तक कार्य किए समाज हित में करे हैं। पर्यावरण को लेके हम लोगों ने बहुत कार्य किए हैं। मैंने शोध कार्य पर्यावरण पे किया, जल प्रदूषण पे किया। आज उसी शोध कार्य का स्तर बनाते हुए जो हमारा आज क्या है कि भू जल संग्रह दिवस भी है, तो उसको हम लोग डेवलप करने के लिए आज भी कई कार्यक्रम हमने करे हैं, जिसमें पानी को सुरक्षित रखने के लिए और जो हमारे कुएं और हैंडपंप सूख चुके हैं बिल्कुल, समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। समाज के लिए कारण क्या है कि आज वाटर बोतल आप खरीदते हैं 20 रुपये 30 रुपये, ठीक है। अमीर आदमी का क्या है, वो तो एक बटन दबाता समरसेबल का, टंकी भर लेता है। लेकिन गरीब आदमी के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आप सोचिए 600-700। आज मैं वाल्मीकि बस्ती राजनगर में गया था, आगरा में, वहाँ सर्वे किया मैंने, कुएँ बंद पड़ा हुआ था, कुआ है उसको चेक करा, हैंडपम्प बंद पड़ा चेक करा। मैंने पूछा आप लोग पानी कैसे पीते हैं? कह रहे हम लोग पानी पीते हैं, वाटर बोतल लेके आते हैं, 700 रुपये का महीने का बिल आता है। अब वाल्मीकि समाज का व्यक्ति 700 महीने जिसकी तनख्वाह भी बेचारी इतनी ज़्यादा नहीं होती। आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं शिक्षक संघ की जी, करने जा रहे हैं, आपने पैर पसार दिया और समाज और सेवा कर रहे हैं आप ग्राउंड लेवल पर, जीरो लेवल पर, सामाजिक रूप देखिए से। जब तक दोनों बड़ा डिफरेंस है। नहीं, इधर भी जाना है क्या? शिक्षित व्यक्ति जो नहीं, है, इस तरफ भी जाना चाहते हैं क्या? नहीं, शिक्षित व्यक्ति जो है वही समाज का परिवर्तन ला सकता है। इतिहास आप उठा के देख लीजिए। अगर आज उनके हित की या समाज के बारे में हम नहीं सोचते, केवल अपने बारे में सोचते हैं, जीवन में सोचते हैं कि हम तो हमें राजनीति करनी है, हमें विधायक बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, सब सोचते हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि आने वाला तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर हो सकता है? विश्व युद्ध तो छोड़े, गृह युद्ध हो सकता है। आज आपको पानी बोतल मिल रही है, आप पी रहे हैं इजीली, ये बहुत बड़ा बिंदु था। मैं बहुत सोचा इस बारे में। आप खरीद रहे हैं, आप पे पैसा है, कल को आपके आर्थिक से आप पानी भी नहीं पी पाएंगे। आप तो राजनीति तो बहुत दूर की बात हो गई, विधायक बहुत दूर, सांसद बहुत दूर की बात है, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा, आप करोगे क्या भाई? कहाँ जाएंगे आप? बिल्कुल पानी नहीं है। पानी के लेके पानी बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हर जगह आरओ वाटर यूज़ हो रहा है, हर जगह बोतल आ रहे हैं, जार आ रहे हैं, मोहल्ले में आरओ प्लांट लगे हुए हैं। 60% पानी वेस्ट हो रहा है और 40% पानी यूज़ में आ रहा है, जिसको सब लोग यूज़ कर रहे हैं। पानी तो है, ईश्वर ने दिया, लेकिन पीने लायक नहीं, पीने लायक नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, एडीए ने नियम बनाया, डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस जिले की होती है, जिस प्रदेश की होती है, कि साहब रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप करिए, डेवलप करिए। नक्शा पास होता है, उस समय तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, बाद में वो पानी फिल्टर होकर प्रॉपर जा रहा है, उसकी कोई चेकिंग नहीं, कोई रिन्यूअल नहीं है। बिल्डिंग विभाग में देखिए, जैसे डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, जो आप कहते हैं ना गुस्सा क्यों आता है, कहीं आग लग गई, फायर विभाग जागृत हो गया, सब जगह एनओसी पाइप चला के देख रहे हैं, ड्रामा पूरा फुल ड्रामा रहता, चालू हो जाता है। और उसके बाद 5, 10, 15 दिन बाद ठंडे बस्ते में काम खत्म। भ्रष्टाचार की सीमा ये है। अब आप कहते हैं आपको गुस्सा भी आता है। भ्रष्टाचार की सीमा ये, किसी विभाग में चले जाइए, कहीं पर भी आप कहते हैं स्कूल लूट रहे, स्कूल तो फिर भी बहुत काम कर रहे हैं जनहित का। आप सिस्टम के विरोध में आ गए। सिस्टम के विरोध में नहीं आया मैं, आपको छोटी आपने गुस्सा क्यों आता है? कहीं भी आप जाइए, छोटी छोटी कमियों को निकाल के आपको परेशान किया जाएगा, आपको ऐसे हालात कर दिए जाएंगे कि आप उन सिस्टम में इन्वॉल्व हुई है। तो सरकार तो कहती है भ्रष्टा मुक्त देश। सरकार की गलती नहीं है, सरकार के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। सरकार में तो आप सोचिए, माननीय योगी जी का और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा रोल है कि उत्तर प्रदेश से डरते हैं लोग, यहाँ से प्रदेश के अंदर टाइटनेस है। लेकिन नीचे लेवल पर क्या हो रहा है कि ये लोग अपने लेवल पर ग्रुप बना के सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अभी नीट की परीक्षा हुई, इतने लगातार शिक्षा के उसमें बदलाव हुए। मैंने एक सोशल मीडिया पर बयान भी दिया था इस संबंध में कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे से और मुद्दों से कोई हरा नहीं पा रहा है। तो अपने ब्यूरोक्रेट्स कुछ उन्होंने इस पार्टी में शिफ्ट कर दिए हैं, वो गलत पॉलिसी बनाए जा रहे हैं और उसमें मोहर लगवाए जा रहे हैं और पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करे जा रहे हैं। मेरा पार्टी के प्रति किसी राजनीति में कोई ना जुड़ाव है, ना उससे मैं हटके बात करता हूँ, ना मेरे को उसके विरोध है। मैं एक आम आदमी की तरह बात कर रहा हूँ कि आम आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए।
रोटी कपड़ा मकान। शिक्षा से बच्चा, अब मेरा बच्चा है, मैं चाहूँगा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अब एजुकेशन सिस्टम पे आप बात कर रहे थे, तो आज 11th-12th के बाद बच्चे को करियर में केवल कंपटीशन दिखता है, स्कूल नहीं आना चाहता बच्चा। सीबीएसई ने बहुत नियम बना तो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा, जल, पर्यावरण का पूरा जो मुद्दा है, इन 2-3 मुद्दों पे मेरे को आजीवन काम करना है। और ये जो पहल जो आप कह रहे हैं कि एमएलसी की तैयारी कर रहे हैं आप, हर कुछ बात करने के लिए, कहने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। मैं खाली हल्ला करता रहूँगा, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को बोलने का मौका मिलेगा, पावर आएगी तो मैं उसको और अच्छी तरह डेवलप कर सकता हूँ। केवल यही एक उद्देश्य है मेरा इस एमएलसी चुनाव को लड़ने का, कि मैं अपने स्तर से जितना कर सकूँ समाज के लिए, पहले तो पर्यावरण को लेके, मेन जल को लेके, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र को लेके। गंगा जल तो ले आई सरकार ना, गंगा जल की स्थितियाँ आपको भी पता है, गंगा जल का वाटर टेस्टिंग हो जाएगी, पता चल जाएगी। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें गंगा जल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल ग्राउंड वाटर योजना है ये गंगा जल, सरकारी योजना गंगा जल है। गंगा जल को कितने लोगों तक पहुँच पाता है? पूरे भारत में कहाँ कहाँ पहुँचा गंगा जल, बताइए आप। खास तो आगरा के लिए तो बात आगरा के कुछ विभागों में पहुँच गया, कुछ जगह पहुँच गया, काफ़ी जगह ऐसी हैं गंगा जल नहीं पहुँच पाया अभी भी। वो लोग ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर फ्लोराइड है। तो सांसद जी लगे हैं हमारे, दोनों देहात के और यहाँ के दोनों सांसद मेहनत कर रहे हैं, विधायक जी मेहनत कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने भी अभी भागीरथी के नाम से अपना वो दिया है, टाइटल दिया है, बहुत मेहनत करके लाए हैं। बहुत से इलाके नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन वो एक सोल्यूशन प्रॉपर नहीं है ना। एक तो जब तक यमुना में एक बैराज टाइप का यहाँ नहीं डेवलप होगा, उसके लिए आज अपना अखबार पढ़ा हो तो हमने मांग उठाई है पर्यावरण सुरक्षा सेवा समिति से कि बैराज बनाना है। उसमें ये भी कह दिया है कि अगर सरकार फंडिंग नहीं दे तो हम जनप्रतिनिधियों सब मतलब आम जनता से कलेक्ट करके, कार सेवा करके उसको हम लोग बनवा सकते हैं, हमें परमिशन दिया। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार कैंसर है। किसने किया? जनता ने। कैसे खत्म करेंगे? हेलमेट लगा के हम नहीं चल रहे हैं, तब रागबियल आप रहे हो, दूसरी तरफ करो भ्रष्टाचार भी हो गया है। कैंसर है। आप विभाग में जाओगे तो आप लाइन में लगना चाहोगे, आप कहोगे नहीं साहब ले दे के काम खत्म कर लो। देखिए दो चीज़ें हैं इसकी, आप लाइन में लगेंगे। सिस्टम बिल्कुल अगर सिस्टमेटिक चलेगा, अब मैं लाइन में लगाऊं, दूसरा आदमी लाइन तोड़ के आगे जाके अपना काम करा रहा है, मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ उसे, मेरा नंबर आते कह रहे काउंटर बंद हो गया जाइए, तो ये कहाँ का शिष्टाचार है? और वास्तविक भ्रष्टाचार तो ऑटोमेटिक डेवलप हो रहा है ना। मैं कितनी देर खड़ा रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी है, लाइन में लगा हुआ है। मैं आपको उदाहरण बताऊँ, अभी एक आइस समाज के बंधु एक बैठक में मिले मुझे, अभी आयुष्मान कार्ड को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था बयान कि आयुष्मान कार्ड बनवाइए, जाइए सीएमओ से मिलिए। वो बुजुर्ग अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने गए और लगातार लेटर भी देखे, उन्होंने डाले, सब कुछ करा, उनके नाम पर 3 आयुष्मान कार्ड किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा लिए हैं। जब वो गए कुछ नहीं हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर शिकायत पड़ा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये जितनी भी सोशल मीडिया पर चीज़ें आती हैं, क्या आती है, जमीनी स्तर कहाँ तक जुड़ी हैं, इसको देखने का काम ये अब हम लोगों ने चालू किया। हम सबकी सहायता करें। आपके ही जो है अखाड़े में, आपके अखाड़े में एक तरफ तो जो वर्तमान के जो विधायक हैं वो हैं, एक तरफ जो है राजा साहब भी हैं, एक तरफ और कोई है, एक तरफ राजा साहब कौन से? राजा साहब कौन? शिक्षाविद है। राजा साहब कौन है? अमरीश पाल साहब हैं आपके साथ? अच्छा, मेरी जानकारी में भी नहीं आया। अमरीश पाल साहब हैं। अच्छा, आरबीएस कॉलेज संचालक। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं। युवराज साहब बढ़िया आदमी, अच्छे आदमी है, उनको आना चाहिए आगे, अच्छी बात है ये। लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिली। कोई बात नहीं, निर्दलीय लड़ेंगे। उनके परिवार ने इतना बड़ा योगदान दिया, उनके परिवार ने 1000 जमीन एकड़ जो है कॉलेज के लिए दे दिया, 9 लाख रुपए 1985 में दे दिया, और अंग्रेजों ने ये मना कर दिया कि आपको ज़मीन नहीं खरीदने दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान बहुत ज़मीन खरीद डाली। तो उनको तो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहिए बल्कि, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो उनको राज्यसभा जाना चाहिए। ये चुनाव तो उनके लिए बहुत हल्का है, ये तो उनका स्तर तो इतना बड़े लेवल का है कि उन्हें तो राज्यसभा में नॉमिनेट करना चाहिए। राहुल राज को क्यों चुनी जनता अकेले? राहुल राज को और आम आदमी को और राहुल राज को या किसी और प्रतिनिधि को चुनने में एक अंतर है। राहुल राज अपने हाथ से गिलास भर के पानी जनता को पिला देंगे, मेरे ख्याल से, और इतना समय ना निकाल पाए मैं पिला दूंगा। राहुल राज उनके घर पे जाके झाड़ू भी लगा देंगे, उनमें से हूँ, जमीन से बड़ा व्यक्ति हूँ मैं। जनता के लिए 24/7 वर्किंग में रहूँगा। और कुछ सिस्टम में, जैसे अब आपको बताऊँ, अपने उद्देश्य भी थोड़े बता दूँ क्या है। जो भी रहे अब तक प्रत्याशी या उनके बारे में जितने लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से जो निधि आती है उसका कोई भी किसी को पता नहीं हो कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ। मेरा पहला ही उद्देश्य ये है कि जितनी भी निधि एमएलसी की आती है उसका वेबसाइट बनवा के अपनी एक एक खर्चे को, और वो भी अपना ट्रेडिशनल देख लें कि कोई चीज़ 10 रुपये की आ रही है, उसकी कोटेशन डाल के मार्केट में सस्ती कितनी आ सकती है, उस लेवल से खर्च करना और पैसे को उस उद्देश्य में लगाना।
अब मैं उस पैसे से सड़क तो बनवाऊंगा नहीं कहीं पर। शिक्षा जगत का काम शिक्षा जगत का काम करूँगा। किसी भी प्राइवेट कॉलेज को किसी भी प्राइवेट जगह उस पैसे का 1 रुपया खर्च नहीं होगा। हर ब्लॉक में एक लाइब्रेरी बनेगी जिसको इंटरनेट से जोड़ के ई लाइब्रेरी में कन्वर्जन किया जाएगा। ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट ये है कि युवा बेरोजगार छात्र उसको पढ़ने के लिए जगह शहर में आना पड़ता है, ई लाइब्रेरी नहीं हो पाती है। तो जो मेरी विधायक निधि का 12 जिलों में हर ब्लॉक में एक ई लाइब्रेरी बनवाना, और सिटी के अंदर हर 5 किलोमीटर पे जो भी स्कूल अपना जगह देगा, लाइब्रेरी देगा, उसकी लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट कराना। चाहे सरकारी जीआईसी स्कूल हो वो, चाहे कोई भी स्कूल हो जो नामचीन स्कूल आसपास हो, लोकेशन अच्छी हो, उनमें ई लाइब्रेरी जो भी खर्चा आएगा उसका टेक्नीशियन का जो, तो उस निधि में से मैं उस पर खर्च करूँगा। मैं नहीं लगवाऊंगा कहीं सड़क खरंजन नाली, मैं किसी स्कूल की बिल्डिंग बनाने कोई फंड नहीं खर्च करूँगा, ई लाइब्रेरी में खर्च करूँगा। और जो भी खर्च होंगे उसका एक पोर्टल पर 1-1 रुपये का हिसाब पब्लिक के बीच में रहेगा। अगर आज हम किसी बात को पूछें कि भाई पुराने क्या रहे, क्या डेवलपमेंट्स किए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, देखने के लायक नहीं, कुछ नहीं है, हमें पता ही नहीं क्या हुआ। ये सीट पर चुनाव होता था ये भी लोगों को नहीं पता था। जब वोट बने, अब आप देखिए इसकी प्रक्रिया चुनावी वोट बनने की, एक आदमी आके अपना वोट फॉर्म 5 लोगों पर खुद जमा करेगा। अब आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री प्रदेश के, ये जब कहते हैं जनगणना करिए, आप जाइए वोट बनवाइए, जाइए, घर घर भेज रहे हैं लोगों को। जब वोट बन पाते हैं, फिर भी वोट नहीं बन रहे, फिर भी लोग बहाने बना देते हैं। और एक इस चुनाव में वोट जमा करने को जाएगा, कैसे पॉसिबल है ये? क्या ब्लॉक में जाके फॉर्म जमा करेगा कोई? जो प्रत्याशी खड़ा होता है अपने लोगों को लगाता है और जमा करता है, उसमें भी चॉइस है। जो सत्ता में पार्टी होती है उसके फॉर्म जमा होते हैं, सत्ता में नहीं हो संघर्ष करना पड़ता है। और कुछ कहना चाहते हैं जो रह गया हो आपको? मेरा सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि जनता को हर चुनाव में प्रत्याशी को भी देखना चाहिए। जी, पार्टी है, ठीक है, अच्छी बात है, पार्टी में आस्था है, सब है। और इस चुनाव में तो ये भी मैं कहता हूँ, आपकी जिस पार्टी में आस्था है, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, भाजपा, किसी पार्टी के हैं, 1 नंबर पे आप उन्हें दे देना, 2 नंबर मुझे दे देना, चलिए बहुत बहुत 2 शुक्रिया। नंबर मुझे वरीयता पे दे देना, मैं तो उसमें भी संतुष्ट हूँ। लेकिन करके दिखाऊंगा वो, जब तक नहीं होगा। कहते हैं कि देखिए अभी रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, और कैसे उपलब्ध होगा? देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है, जो प्राइवेट संस्थान है वो बहुत बड़े रोजगार के आज की तारीख में स्रोत बन चुके हैं। वो बिल्कुल है। और प्राइवेट संस्थानों में कितने पढ़े लिखे लोग कार्य कर रहे हैं, ये आपको अंदाजा होगा पूरे देश में। उसके बावजूद भी बेरोजगारी का संघर्ष अभी भी युवा झेल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से कहीं भी कोई सेट नहीं हो पा रहा है। गाँव में पढ़े लिखे जो युवा हैं हमारे, वो परेशान हैं, उनको रोज़गार के लिए शहर आना पड़ता है। अभी हम लोगों की टीम ने अभियान बनाया है कि एक रोज़गार का एक कैंप हम हर गांव में, हर ब्लॉक में लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम रोज़गारों को रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको प्राइवेट जहाँ जहाँ हमारी जानकारी में होंगे प्लेस, शिक्षा जगत से जुड़े हों या किसी प्राइवेट कंपनी जुड़े हों, उनके रिप्लेसमेंट जहाँ भी हों उनको वहाँ मौका मिलेगा। हम उनको चेक करके हर तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके उनके अपनी लिस्ट अपडेट करेंगे सोशल मीडिया पर और अपने मेल एड्रेस पर, अपने वेबसाइट पर, जहाँ से जिसको जो रिक्वायरमेंट हो। एक होता है ना एम्प्लॉयमेंट दिलवाना, बहुत सी कंपनियाँ दिल्ली में, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस काम करेंगे, जिससे हमारा युवा कहीं ना कहीं अपनी नौकरी करे, हर परिवार को संचालित कर सके। लेकिन जब इसके लिए टेक्निकल कोर्सेज होंगे तभी हो पाएगा, कुछ संभव है? नहीं, देखिए बहुत सारे स्किल कार्यक्रम इतने हैं, स्किल के लिए गवर्नमेंट ने इतने कार्यक्रम चला रखे हैं, सब कुछ है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक जगह एक आदमी की ज़रूरत है, वहाँ पे 1000 आदमी खड़ा हुआ है। तो हमें युवाओं का ट्रेनिंग का पार्ट भी डिवाइड करना पड़ेगा इंटरेस्ट के हिसाब से। आज पढ़े लिखों की संख्या इतना है, वैकेंसी एक शिक्षा जगत में आप निकालिए, हज़ारों लोग इंटरव्यू देने आ जाते हैं। और आप कहीं मोहल्ले में इलेक्ट्रीशियन को ढूंढने निकल जाइए, पूरे मोहल्ले में एक इलेक्ट्रीशियन मिलेगा आपको, लाइट वाला जो मिलेगा एक मिलेगा। युवा उस चीज़ को अगर ट्रेनिंग में लेते हैं या समझाने के बाद उसमें आते हैं तो रोज़गार उनको मिलेगा। अब कितने युवा ऐसे थे जो एजुकेशन सिस्टम में अच्छी एजुकेशन के बाद भी आज एसी सर्विस का काम करके अपना परिवार चला रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं उसमें। तो थोड़ा सा ऑनलाइन है, प्रोफेशनल लाइन बहुत है, वहाँ पर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो हम हर ब्लॉक में 12 जिले के ब्लॉकों में कैंप लगाकर उस काउंसलिंग का लेवल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वहाँ पर लोगों में जागृति आए और बेरोजगार जो है वो रोजगार की ओर अग्रसर हों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल राज साहब, अपने बारे में और चुनाव के बारे में और जनता के बारे में, सरकार के बारे में, समाज के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद CTV की पूरी टीम का, जिन्होंने मौका दिया अपनी बात को रखने का। और मैं चाहूँगा कि कभी भी इस तरह की परिवर्तन की कोई भी दिशा आपके चैनल के थ्रू हो तो मुझे बोलने का मौका ज़रूर मिले। जी,
एमएलसी चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, स्नातक खंड का भी है और आपको उधर शिक्षक संघ का भी है। तमाम चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव के बारे में आपको बता दें कि बहुत बड़ा एरिया है इसका एक विधानसभा नहीं है, एक ज़िला नहीं है, इसमें 10 से 12 ज़िले इसके अंडर में आते हैं। ये एक तरह से कह लीजिए आप मिनी मुख्यमंत्री कह लीजिए, एक तरह से आप बता दीजिए, आप चाहे जो है उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल इतना मान लीजिए, पहले जोन वाइज मंडल मान सकते हैं, मंडल से ऊपर भी 68 है। विधायक तो बहुत ही ज़बरदस्त चुनाव है ये, जिसमें कई लोग हैं। मैंने पहले भी उस शब्द का इस्तेमाल किया कि एक फूल है और कई माली हैं उसके अंदर। अब किसके अंदर में वो आता है ये आगे वाला समय बताएगा, लेकिन राहुल राज का पहले से ज़्यादा इस समय जो रुझान जो देखा जा रहा है वो इसमें है, राजनीतिकरण में आ गया है शिक्षा के साथ साथ। और उनका विश्वास है कि उन्हें वोट इसलिए जनता दे क्योंकि वो समाज के लिए और शिक्षा की जगत के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो सड़क नाली खंजा नहीं, बल्कि स्कूलों की बिल्डिंग नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें करके जाना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो यादगार बने और उसका उन्हें फल मिल सके। धन्यवाद।